नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पीछे की वीडियो तक हमने रेजोनेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के अनुप्रयोग क्या है या अनुनाद के अनुप्रयोग क्या है। अच्छा, अनुप्रयोग से पहले की पॉइंट की बात करते हैं कि रेजोनेंस के कुछ की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। की पॉइंट में पहली कंडीशन देखें कि रेजोनेंस जो होता है वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही वर्क करता है केवल। अगर बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उसी पर वर्क करेगा, और बेंजीन की मेटा पोजीशन के ऊपर इस इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या सीधा कह सकते हो कि मेटा के ऊपर रेजोनेंस है वो नहीं लगता। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखनी है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही वर्क करेगा। दूसरी कंडीशन है कि इसके अंदर कंप्लीट रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी। कंप्लीट रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? शिफ्टिंग होगी, यानी पूर्णतः पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट शिफ्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब, जबकि आपने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। कहने का मतलब ज्यादा विद्युतऋणी परमाणु की तरफ थोड़े से खिसक जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पाई इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट शिफ्टिंग होगी। तीसरी कंडीशन देखें इंपॉर्टेंट, कि जब किसी कंपाउंड के ऊपर रेजोनेंस भी हो रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लग रहा हो और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा हो, तो उस समय आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस तीनों लग रहे हैं, तो उस समय कुछ इस टाइप का ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में किसके अंदर? पाई इफेक्ट के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस के अंदर कंप्लीट रूप से किसकी शिफ्टिंग? पाई इलेक्ट्रॉन की। इसके अंदर भी कंप्लीट रूप से शिफ्टिंग किसकी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। इसके अंदर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है? आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, आंशिक विस्थापन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। जबकि ये जो लिखे हैं ये कंप्लीट रूप से दोनों क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते हैं, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो। तो यहां पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है और यहां क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग। चौथी कंडीशन, ठीक है, अभी हमने रेजोनेंस के तहत बात की है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों के ऊपर ये वर्क करता है, मेटा पोजीशन के ऊपर ये वर्क नहीं करता। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर इक्वल इंटेंसिटी से ये काम करेगा। ठीक है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ये इक्वल इंटेंसिटी से काम करेगा। ये नहीं कह सकते, जैसे एग्जांपल देखो आप, ऐसे कुछ इस टाइप से, इसके संदर्भ में ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ठीक है, वर्क कहां कहां करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे करेगा और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस काम करेगा, और मेटा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस काम नहीं करेगा। जबकि इन तीनों पोजीशन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट तो काम करता ही है। मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, रेजोनेंस केवल ऑर्थो और पैरा पर ही वर्क करेगा, मेटा पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें यहां ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन है, तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन के ऊपर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो इस ग्रुप पर ऑर्थो और पैरा के अंदर पोजीशन के अंदर जो रेजोनेंस होगा वो इक्वल इंटेंसिटी से होगा। दूरी बढ़ने के साथ रेजोनेंस कम नहीं होता। जबकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ये चीज पढ़ी है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जबकि ये जहां भी लगेगा इक्वल इंटेंसिटी से लगेगा, ये नहीं कि यहां कम लग रहा है और यहां ज्यादा लग रहा है। चौथा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि चारों लगेंगे, दोनों लगेंगे वो इक्वल इंटेंसिटी से लगेंगे, चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे लगे चाहे वो पैरा पोजीशन के ऊपर लगे। ये कुछ की पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करूं तो सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एप्लीकेशन में। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में देखें, इंटरमीडिएट तीन टाइप के पढ़े हमने, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन। तीन टाइप के हमने इंटरमीडिएट पढ़े हैं। सबसे पहले मैं कार्बोकैटायन का एग्जांपल ले रहा हूं, उससे समझें एग्जांपल से आप।
CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरा कार्बोकैटायन और ले रहे हैं जो कुछ इस टाइप से है, CH2 पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों कार्बोकैटायनों की स्टेबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं। इन दोनों की स्टेबिलिटी को चेक करने से देखें, चेक करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 यानी पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, और यहां अगर बात करें तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन में है किसके? इस बेंजीन रिंग के, जो डबल बॉन्ड है उसके कॉन्जुगेशन के अंदर है। अब कॉन्जुगेशन में है तो कॉन्जुगेशन कुछ इस टाइप से चलेगा कि जब भी पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो शिफ्टिंग किधर करवानी है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ करवानी है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ करवानी है। ठीक है, जब आप इसमें रेजोनेंस करवाएंगे तो रेजोनेंस करवाते ही इसके अंदर दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, केवल दो अनुनादी स्ट्रक्चर। यहां कितनी बनेगी? 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। यानी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए तो यहां क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुए तो यहां क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुए तो यहां क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। फिर डिलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। तो इसकी टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी? 5। जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो देखें यहां 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यहां कितनी? 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इधर वाले की। तो मैं कह सकता हूं मोर स्टेबल ये होगा, ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखें नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। PH3 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कार्बन के साथ 3 फेनिल ग्रुप जुड़े हैं, ऐसे कुछ इस टाइप से डायग्राम है। तीन फेनिल ग्रुप है, वो इस कार्बन के साथ जोड़ दिए तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, ये और ये चीज एक ही, इसको शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में इस टाइप में लिखा है। अब देखें ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इस पॉजिटिव डबल बॉन्ड के, तो ये बॉन्ड इधर, कहने का मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो यहां पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब इस बेंजीन रिंग के साथ टोटल 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। तो ये कॉन्जुगेशन में इस रिंग के साथ भी है, तो इसके साथ भी कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर? 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहां बन गई। इसके साथ भी है तो इसके साथ भी कितनी? 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। इसका मतलब यहां 3 रिंग जोड़ी है, तो एक रिंग 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रही है, तो 3 रिंग की टोटल कितनी होगी? 15। यहां हमने एक ही जोड़ रखी थी तो केवल 5 ही मिल रही थी। तो पहला एग्जांपल ये। सेकंड देखें, ऑर्डर के अंदर हम देखें PH2, 2 जोड़ेंगे हम, केवल 2 अगर ये फेनिल ग्रुप जोड़े तो 2 की टोटल कितनी होगी? 10, यानी इसकी 15, इसकी 10। और शुरू वाला जो एग्जांपल लिया था हमने, ये एग्जांपल इसका ये हो गया। एक एग्जांपल हमने ये ले रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट कार्बोकैटायन और देखें, CH3 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये होगा पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कुछ इस टाइप से और एग्जांपल लिखे हमने। अब देखें इन एग्जांपल के अंदर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर हमने यहां देखा अभी तो कि इसकी 3, 5, 15 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, सॉरी इसकी कितनी बन रही है? 10, इसकी कितनी बन रही है? 5, इसकी कितनी बन रही है? 2। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां जो हमने डिसाइड किया है इन ऊपर वाली सीरीज के अंदर, वो किसके आधार पर किया है हमने? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर किया है हमने, या मैं कह दूं सिंपल तो रेजोनेंस के आधार पर हमने ये ऑर्डर लिखा है। दूसरी बात करें कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये सीधा ही मिथाइल ग्रुप है। अब देखें इनके अंदर रेजोनेंस है नहीं, क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो यहां देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन इस मिथाइल ग्रुप से। यहां इन दोनों में बात करें तो इन दोनों की स्टेबिलिटी में इसकी ज्यादा है, क्योंकि दोनों में अगर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की विद्युतणता का मान ज्यादा होता है, किससे? डबल बॉन्ड वाले से।
तो ज्यादा विद्युतरणीय परमाणुओं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो लेस स्टेबल होता है, और कम विद्युतरणीय परमाणुओं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखें यहां से यहां तक का जो ऑर्डर लिखा है हमने इस सीरीज का और इस सेकंड सीरीज का, ये लिखा है किसके आधार पर, आई इफेक्ट के आधार पर, क्योंकि यहां रेजोनेंस तो था नहीं, तो रेजोनेंस के आधार पर तो लिखा नहीं है हमने। यहां ऊपर वाली सीरीज में तो किसके आधार पर लिखा है हमने, रेजोनेंस के आधार पर लिखा है। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कोई इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस से कैसे देना है और इंडक्टिव इफेक्ट से आपको कैसे देना है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, कार्ब एनाइन की एग्जांपल की बात करें तो PH3 पॉजिटिव चार्ज, PH2 CH पॉजिटिव चार्ज और PH CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव, क्या कार्ब एनाइन के एग्जांपल लेने हमें तो नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वही सेम कंडीशन है कि कार्बोकैटायन हो चाहे कार्ब एनाइन हो। कार्ब एनाइन अब की बार कहने का मतलब यहां अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है किसके, डबल बॉन्ड के, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग यहां ना होके कुछ इस टाइप से हो जाएगी, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, टोटल वही 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसकी। तो इसकी कितनी बनी, वही 15, इसकी कितनी, वही 10, 5 और 2। अब देखें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऊपर वाले में ऑर्डर वो रेजोनेंस के आधार पर दिया, तो 15 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थी इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां कार्ब एनायन के अंदर भी 15 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए कार्ब एनायन के अंदर ही वही ऑर्डर रहेगा जो कार्बोकैटायन का था। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आपने एक बात पढ़ी थी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा हम कर रहे थे कार्बन आयन का, जबकि रेजोनेंस में नहीं है ऐसा। ये ऑर्डर सेम ही है यहां तक। अगर आप ये ले रहे हैं, यहां जो हमने 3 डिग्री कार्बोकैटायन लिया है, यहां अगर हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन लेते हैं जैसे CH3 3 कार्ब एनाइन 2 डिग्री और 1 डिग्री, अब की बार नेगेटिव वाले लिए हमने। अब नेगेटिव वाले लिए हैं तो उस कंडीशन में देखें कि 3 डिग्री कार्ब एनाइन 2 डिग्री और 1 डिग्री, हमने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है उसका जस्ट उल्टा करना है। तो यहां इन चारों एग्जांपल में हमने देखा था कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, आई इफेक्ट लग रहा है। तो आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनका ये होगा। ठीक है, ये जो 2 एग्जांपल और बच गए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस टाइप से, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज। अब देखें नेगेटिव चार्ज है, इसकी विद्युतरणता ज्यादा, इसकी विद्युतरणता कम, ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। इन दोनों में ऑर्डर ये हो जाएगा, इनके अंदर ऑर्डर ये हो जाएगा और ऊपर वाले में ऑर्डर ये हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो वही सेम किसके आधार पर दिया हमने, रेजोनेंस के आधार पर दिया है, और ये जो 2 ऑर्डर दिए नीचे वाले इन दोनों के अंदर किसके आधार पर लिखा है हमने, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर रेजोनेंस को समझाया है। ठीक है, जो हमने यहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रखा है, ये जो हमने क्रम लिखा है वही फ्री रेडिकल का रहेगा, चाहे वो रेजोनेंस में देखो चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर देखें, क्योंकि ये दोनों कॉमन ही काम करते हैं। तो आप विशेष ये ध्यान रखें कि अनुनाद के अंदर कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम रह सकता है। ठीक है, क्योंकि हर बार कोई जरूरी नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट ही लगे। तो यहां तो हमने नीचे वाला ऑर्डर तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर इसका उल्टा कर दिया। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये, देखो इसको भी अरेंज करना हो तो इसके बाद यहां नंबर आएगा इसका, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये, सबसे लास्ट के अंदर स्टेबिलिटी किसकी, इस 3 डिग्री कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इस चीज को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में ये चीज भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस टाइप से भी देख सकते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के साथ हमने कोई ऐसा ग्रुप जोड़ा है, यानी मान लो कहीं जोड़ दूं मैं कुछ इस टाइप से दिखा दूं इस चीज को कि इसके चाहे ऑर्थो पैरा मेटा किसी भी पोजीशन के ऊपर जोड़ू, ये जो ग्रुप जोड़ा है इस ग्रुप के जोड़ने की
तीन कंडीशन बनाते हैं हम, ठीक है। तीन कंडीशन देखें वो क्या है, तीन कंडीशन है वो कुछ इस टाइप से बनी। पहली कंडीशन ये बनी कि इसके साथ हमने किसी भी ग्रुप को नहीं जोड़ा, एक सिंपल एग्जांपल रखा हमने, ठीक है, किसी भी ग्रुप को ना जोड़ के एक सिंपल रखा। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या किया हमने, दूसरी कंडीशन के अंदर हमने इस कार्बोकैटायन के साथ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप जोड़ा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का मतलब है, एरो का निशान देखें आप, इलेक्ट्रॉन है वो रिंग को दे रहा है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन के अंदर क्या किया हमने, इस कार्बोकैटायन के साथ ऐसा ग्रुप जोड़ा है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला हो, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप हो, ठीक है। अब देखें ये कार्बोकैटायन था, इस कार्बोकैटायन में तीन कंडीशन हो सकती है कि एक ऐसी कंडीशन कि इसके साथ किसी भी प्रकार का ग्रुप नहीं जुड़ा हो, सिंपल वाली कंडीशन। एक ऐसी कि इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला यानी इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला ग्रुप जुड़ा हो, और एक ऐसा हो सकता है इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हो। तीन कंडीशन है। अब देखिए तीनों में स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो कम होगी। सबसे पहले देखें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने का मतलब है इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात यहां देखें इसके पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो रिंग से, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया। और हमने कहा था आवेश जहां कम स्टेबिलिटी वहां उतनी ही ज्यादा, आवेश की मात्रा जितनी कम। यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, किस ग्रुप की वजह से, इसकी वजह से। यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किस ग्रुप की वजह से, इस ग्रुप की। यहां पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना ही पड़ा है क्योंकि कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा। तो आप इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो एक नंबर पोजीशन किसको मिलेगी, एक नंबर स्टेबिलिटी में इसको पोजीशन मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां कम करने वाला ग्रुप है, यहां कोई नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना पड़ा है। लेकिन यहां जो ग्रुप जुड़ रखा है वो एक पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाला जोड़ रखा है, तो इसका मतलब इस पर कम है, किसकी तुलना में, इस वाले की तुलना में। तो एक नंबर पोजीशन इसको मिलेगी, दो नंबर पोजीशन इसको मिल जाएगी, और तीन नंबर पोजीशन इसको मिल जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला एक नंबर पे, सिंपल एग्जांपल दो नंबर पे स्टेबिलिटी में, और जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है वो कितने नंबर पे आएगा, तीन नंबर के ऊपर, ठीक है। अब देखें इसी एग्जांपल पे बात कर रहा हूं कि जब कार्बोकैटायन इस टाइप का कार्बोकैटायन है और उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हैं, तो उस ग्रुप की कंडीशन में आप एक ऑर्डर ध्यान रखेंगे जब आप स्टेबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। देखें उस ग्रुप का अगर प्लस आर प्रभाव लग रहा है, या प्लस एच लग रहा है, या प्लस आई लग रहा है, तो इन तीनों के अंदर ऑर्डर कुछ इस टाइप से ध्यान रखेंगे कि प्लस आर इफेक्ट को ज्यादा डोमिनेट करना है आपको प्लस एच के ऊपर, और प्लस एच को डोमिनेट करना है प्लस आई। उसके बाद किसको रखना है हमें, सिंपल को, सिंपल जिसके साथ किसी भी प्रकार का ग्रुप नहीं जुड़ा हो, ठीक है। उसके बाद देखें अगर माइनस आई वाले भी जुड़े हो सकते हैं, माइनस एच इफेक्ट वाले भी जुड़े हो सकते हैं, और माइनस आर वाले भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि बताया था इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, रेजोनेंस भी हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप का होता है, प्लस आर और माइनस आर। ये जो ऑर्डर है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन रिंग वगैरह के साथ कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उस समय इस ऑर्डर को आप क्या करेंगे, विशेष का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लस आर, प्लस एच, प्लस आई, और सिंपल माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर, ठीक है। अब देखें ये सिंपल एग्जाम, ये जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप का कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस आर। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले का कौन सा प्रभाव लगता है, माइनस आर। और ये सिंपल एग्जांपल था, तो देखें प्लस आर यानी ये रहा, सिंपल ये रहा, और माइनस आर वाला ये रहा। तो ऑर्डर किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका, प्लस आर, उसके बाद सिंपल, उसके बाद माइनस आर। एग्जाम्पल से समझेंगे कि इस चीज को कहां कैसे काम में लेना है आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि प्लस आर प्लस एच पे डोमिनेट, प्लस आई सिंपल पे डोमिनेट, माइनस आई माइनस एच माइनस आर, यानी जो ऑर्डर हमने लिखे हैं उस ऑर्डर को भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब एक एक एग्जाम्पल से इस चीज को देखें कैसे अप्लाई करना है आपको। ये केवल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अंदर ही ऑर्डर ध्यान रखेंगे, ये हमेशा के लिए नहीं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए ही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल यही सेम लेते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ग्रुप जोड़ के हम एग्जाम्पल को लिख रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज
कॉन्जुगेशन में अब की बार इसी कार्बोकैटायन के साथ CH2 पॉजिटिव चार्ज हमने क्या जोड़ा है, NO2 जोड़ा है, और इसी कार्बोकैटायन के साथ हमने क्या जोड़ा है, NO2 मेटा पोजीशन पे जोड़ा है, और तीसरी कंडीशन के अंदर हमने CH2 पॉजिटिव चार्ज अब की बार पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 जोड़ा है। इस टाइप के जब ऑर्डर पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी के इन चारों में या पांचों एग्जांपल में, ये जो चार लिखे हैं इनके अंदर, तो तब इस चीज को विशेषकर काम में लेना है जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं उस समय। ठीक है, मैं यहां बात करूं तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, यहां ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 जोड़ रखा है, यहां मेटा पे जोड़ रखा है, और यहां पैरा पे जोड़ रखा है। ठीक है, अब देखें इफेक्ट की बात करें, अगर मैं बात करूं NO2 की, NO2 में तीनों जगह कॉमन ही जुड़ा हुआ है। अगर NO2 की हम बात करें केवल यहां देखो, NO2 का -I प्रभाव लगता है, हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ाया तो अब पीछे की वीडियो जाकर देखें आप, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर एक टेबल दिखाई है, उसमें NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, -I। अब देखें NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब इसका रेजोनेंस के टाइप में देखें तो कौन सा प्रभाव लग रहा है, -R प्रभाव लग रहा है। यानी NO2 है वो दो टाइप के इफेक्ट दिखा रहा है इन तीनों एग्जांपल के अंदर, यानी -I भी लग रहा है यहां पर, -R भी लग रहा है, यहां -I भी लग रहा है, और -R है वो नहीं लग रहा, यहां -R लग रहा है और -I भी लग रहा है, दोनों ही काम कर रहे हैं। अब देखें कंडीशन कि यहां -R नहीं लग रहा, क्योंकि आज शुरू की वीडियो के अंदर देखो की पॉइंट में बताया था कि मेटा के ऊपर रेजोनेंस है वो काम नहीं करता है, इसका मतलब इस R को तो हटा दें यहां से, मेटा पर काम ही नहीं करता वो। ठीक है, अब देखें, अब इन चारों में स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। हमने कहा है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज कम उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। अब देखें यहां पर तीनों ही जो ग्रुप जोड़ रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है। या देखो -I -R -I -R -I, इसका मतलब माइनस वाले सारे इधर है, किससे, सिंपल से। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो किसकी होगी, सिंपल की होगी। ये तो क्लियर हो गया इन तीनों में। अब देखिए इन तीनों में चेक करना है कि किसकी ज्यादा होगी। इन तीनों में देखो I इफेक्ट सब पे कॉमन काम कर रहा है, तीनों में एक जैसा, कहने का मतलब I इफेक्ट लग रहा है, एक जैसा तो नहीं लग रहा, वो अलग बात है। यहां R लग रहा है, -R, यहां दोनों जगह -R लग रहा है, यहां -R इफेक्ट है वो नहीं लग रहा, जबकि जो सबसे लास्ट वाला जो इफेक्ट है वो नहीं लग रहा है, जबकि इन दोनों के अंदर -R वाला इफेक्ट लग रहा है, और -R इफेक्ट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में। इसका मतलब मेटा वाला 2 नंबर पे आ जाएगा, मेटा वाला क्या है, 2 नंबर पे आ गया। अब देखें बचा ये कि यहां और यहां दोनों जगह एक जैसे ही इफेक्ट लग रहे हैं, यहां -I और यहां -R, यहां -I और यहां -R। अभी जो हमने इस वीडियो के दौरान ही कहा है कि रेजोनेंस एक ऐसी चीज है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इक्वल इंटेंसिटी से काम करता है। जहां जितना ऑर्थो पे काम कर रहा है उतना ही मेटा पे काम कर रहा है। इसका मतलब यहां जितना वर्क कर रहा है उतना ही वर्क यहां कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो दोनों में एक जैसा ही लग रहा है, तो -R तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का एक जैसा इफेक्ट है ग्रुप के ऊपर। अब देखें बच्चा कौन सा है, -I, इसका भी -I लगता है, इसका भी -I लगा है NO2 का। हमने कहा है कि -I इफेक्ट है या इंडक्टिव इफेक्ट है वो दूरी के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो आप देखें यहां एक तो डिस्टेंस है इस कार्बोकैटायन से NO2 की, इस कार्बोकैटायन से इस NO2 की, यहां डिस्टेंस बढ़ी, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और एक ये इतनी दूरी पे है इस कार्बन से, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ी तो NO2 की डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट इसका क्या लग रहा है, कम लग रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ा रहा है, लेकिन इस इधर वाले एग्जांपल की तुलना में क्या कर रहा है, कम बढ़ा रहा है, और ये क्या कर रहा है, ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है, और ज्यादा नजदीक होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा काम करता है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये पैरा वाली पोजीशन है वो ऑर्थो से ज्यादा हो जाएगी स्टेबल, और ये ऑर्थो इस टाइप से कुछ ऑर्डर हो जाएगा हमारा, सिंपल, मेटा, पैरा और ऑर्थो। ये 4 कंडीशन जो है वो स्टेबिलिटी के अंदर इस टाइप से हमें अरेंज करनी है, लेकिन ऑर्डर ये विशेषकर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब देखें
अगर यहां मैं नेगेटिव चार्ज लेता, यहां नेगेटिव चार्ज लेता, यहां नेगेटिव चार्ज लेता, यहां नेगेटिव चार्ज लेता, तो यही ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता। ठीक है, उल्टा क्यों हो जाता कि इफेक्ट सारे यही काम करते, कोई अलग से इफेक्ट काम नहीं करता, लेकिन यहां चार्ज वाली बात आ जाती नेगेटिव चार्ज की, कि नेगेटिव चार्ज किस पर कम है। और ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, ऊपर वाला ऑर्डर जो लिखा है, ये कार्ब एनायन के अंदर इसका क्रम क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। कुछ इस टाइप से देखो आप, कार्ब एनायन के अंदर यही ऑर्डर हमें कुछ इस टाइप से ध्यान रखना है कि -R -H -I सिंपल +I +H और +R। इसलिए अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को ऑर्डर को देखने के लिए ऊपर वाला ऑर्डर ध्यान रखने, उसका जस्ट उल्टा किया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में -R -H -I सिंपल +I +H और +R, ये जो क्रम लिखा है वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का क्रम है, ध्यान रखना। और ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्रम है। तो कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखेंगे जब इस टाइप के हमने जो अभी एग्जांपल लिखे थे उस ग्रुप के टाइप के अगर एग्जांपल लिए जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर और देखना चाहें तो एक एग्जांपल और देखें इसी के अकॉर्डिंग। वही CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पर मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ा है हमने अब की बार, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, मेटा पर मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ा है और CH2 पॉजिटिव चार्ज और पैरा पर हमने क्या जोड़ा है, मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ा। वो चारों एग्जांपल है कार्बोकैटायन के हैं, लेकिन अब की बार जो ग्रुप जोड़ रखा है वो ग्रुप क्या है, वो हमने अलग जोड़ रखा है। अलग जोड़ रखा है का मतलब क्या है हमारा कि ये जो OCH3 जोड़ रखा है, ये OCH3 जोड़ रखा है, ये OCH3 जोड़ रखा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो प्रभाव प्लस आर, यहां तो मेटा पर लगता ही नहीं, यानी यहां +R यहां +R। अब देखें सारे इफेक्ट लगा के देखते हैं, यहां कोई इफेक्ट नहीं सिंपल के अंदर, यहां +R, यहां कोई इफेक्ट नहीं लगता क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर अनुनाद है वो काम नहीं करता। ठीक है, यहां भी क्या है +R है, यानी मेथॉक्सी ग्रुप का कौन सा प्रभाव लगता है, +R इफेक्ट लगता है क्योंकि रिलीज वाला ग्रुप है। अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो देखें यहां कार्बन है और यहां ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच विद्युत ऋणता का इफेक्ट लगाना है हमें। जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन करेगा, ये ऑक्सीजन करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं ये कह सकता हूं यहां -I इफेक्ट काम कर रहा है, यहां -I इफेक्ट काम कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां +R लग रहा है तो हमेशा +I साथ में लगेगा, ये नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि यहां देखो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता और कार्बन की विद्युत ऋणता चेक की जाएगी, ऑक्सीजन की और कार्बन की विद्युत ऋणता में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो इसका मतलब कौन सा प्रभाव, -I किसका, इस ग्रुप का। ठीक है, और यहां R तो इफेक्ट तो लग नहीं रहा है, तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट, क्योंकि इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है, -I। अब देखिए ये सारे कार्बोकैटायन है, अब ये सारे हैं, उन सभी के अंदर देखो अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन के एग्जांपल है। अब हमें अगर इस सीरीज के अंदर देखना है तो देखो +R वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद सिंपल और उसके बाद -I, ये चीजें हमारे काम कर रही है। यहां पर ये देखो +R और +R, ये दो प्रभाव +R वाले लग रहे हैं, तो +R वाले को +-I पे ज्यादा डोमिनेट रखना है ऊपर वाले ऑर्डर में, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो +R में ये नहीं, यानी ये ऑर्थो और पैरा वाले दोनों एक नंबर पे आ जाएंगे, ऑर्थो और पैरा वाले इस इफेक्ट की वजह से दोनों एक नंबर पे आएंगे। लेकिन इन दोनों में कौन सा होगा पहले ये चेक करना है, यानी इन दोनों में हमें चेक करना है कि एक नंबर पोजीशन किसको मिलेगी। अब देखें ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो +R तो दोनों का कॉमन ही है, इसका भी +R और इसका +R दोनों का कॉमन लग रहा है। अब किससे डिसाइड करेंगे इन दोनों में, -I से डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे I इफेक्ट का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। -I का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज खींचने वाला ग्रुप है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर OCH3 रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ठीक है। यहां ऑक्सीजन और कार्बन की विद्युतनता के आधार पर इंडक्टिव इफेक्ट को डिसाइड किया जाता है। तो ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और ये ऑक्सीजन भी खींचेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब हमने कहा था जितना ज्यादा नजदीक, इसका मतलब उतना ही ज्यादा इस कार्बोकैटायन पर इफेक्ट पड़ रहा है। ये जितना ज्यादा नजदीक है इसका मतलब उतना ही ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या खींच रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा, कम पॉजिटिव चार्ज। और जहां पॉजिटिव चार्ज कम या जहां आवेश की मात्रा कम, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, पैरा वाले की हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो पैरा के बाद ऑक्सीजन की हो जाएगी, सॉरी ऑर्थो पोजीशन की हो जाएगी। अब इन दोनों में बात करनी है हमें, इन दोनों में देखें, इसमें केवल माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और ये क्या है, सिंपल है। तो सिंपल और माइनस आई में क्या करना है, सिंपल को डोमिनेट रखना है, यानी सिंपल की स्टेबिलिटी ज्यादा और बाद में किसकी, मेटा की। तो इसके अंदर कुछ इस टाइप से ऑर्डर होगा, ठीक है। यही अगर कंडीशन हो कि यहां मैं -4 लगा दूं, यहां माइनस लगा दूं, यहां माइनस लगा दूं, यहां माइनस लगा दूं, तो यही सारे ऑर्डर जस्ट उल्टे हो जाएंगे कार्ब एनायन के अंदर। ये कॉन्सेप्ट लगेगा फिर उस कंडीशन में। उस कंडीशन में -R डोमिनेट रहेगा -H पर, -H डोमिनेट रहेगा -I पर, -I डोमिनेट रहेगा सिंपल के ऊपर। इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जब ऑर्डर देख रहे हैं आप बेंजीन रिंग वगैरह के अंदर, तो उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है और ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, उसका ये ऑर्डर यहां रखेंगे बस। इसका उल्टा कर देंगे तो वो किसका बन जाएगा, कार्ब एनायन का। जब हम ये तीनों कहने का मतलब परमानेंट इफेक्ट कंप्लीट पढ़ लेंगे, तो ये तीनों अगर किसी कंपाउंड पर काम करेंगे तो उसका हम जो एग्जांपल या एक वीडियो अलग से लेके आएंगे, कहने का मतलब जिस पर तीनों वर्क करवा के देखेंगे, तो उस समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट 2 नंबर है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी। देखें इंडक्टिव इफेक्ट में हमने एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हमने बात की थी कि आपको क्या देखना है, एल्किल हैलाइडों का जो इंटरमीडिएट बन रहा है उस इंटरमीडिएट को चेक करना है। केवल इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब उस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में ये भी चीज देखी थी कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। वही बात यहां देखनी है हम, एक एक एग्जांपल से समझे इस बात को। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, एलिल क्लोराइड दिया हमने। एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसके साथ दूसरा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Cl, वाइनिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड दोनों के अंदर स्टेबिलिटी देख रहे हैं। देखें एग्जांपल हमने डबल बॉन्ड वाले ही क्यों लिए, हम सिंगल बॉन्ड के भी ले सकते थे कुछ इस टाइप से अगर बात करें तो। ये भी लिख सकते थे। ये इसलिए नहीं लगे कि ये इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर इनको समझा दिया गया है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है नहीं। हम एग्जांपल वही ले रहे हैं जो रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में समझाए जाएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। अब देखें हमने कहा था हमें क्या करना है, इसका इंटरमीडिएट चेक करना है। पहले इंटरमीडिएट चेक करने का तरीका क्या है, इस Cl को हटा दें यहां से, तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज। Cl को रिप्लेस कर दिया हमने, ये Cl को कुछ इस टाइप से दिखा दें, अभी Cl निकल गया। यहां भी आप क्या करें, Cl को हटा दें, हटाने के बाद क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH पॉजिटिव चार्ज प्लस में Cl माइनस। हमें क्या करना है, ये जो इस एग्जाम्पल से आगे इंटरमीडिएट बनाया है और इस एग्जाम्पल से जो आगे इंटरमीडिएट बनाया है, इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करना है हमें। वही चेक करने का तरीका क्या है, ये दोनों कार्बोकैटायन बने और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करने का अभी हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा है। देखें वही सेम कंडीशन है कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस कुछ इस टाइप से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। तो इन दोनों में अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो ये मोर स्टेबल बनेगा, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। ठीक है, मोर स्टेबल यानी इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये जो एल्डिल हमने क्लोराइड लिया है वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव। तो आपको केवल एल्किल
हैलाइड जो लिए हैं उसकी रिएक्टिविटी की बात करनी हो तो आप क्या करेंगे, इंटरमीडिएट बना के देखें। केवल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा दिखे इसका मतलब वो एल्किल क्लोराइड है वो उतना ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। इसके अलावा और एग्जांपल देखें, बेंजील क्लोराइड, दूसरा एग्जांपल यहां ले लें क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बेंजील क्लोराइड लिया है हमने और यहां डायरेक्ट हमने क्या किया है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जोड़ा है। यहां पहले बेंजीन रिंग पे CH2 और उसके साथ Cl। अब देखें वही सेम कंडीशन देखनी है आपको जो हमने ऊपर वाले में बनाई है कि इसका इंटरमीडिएट चेक करें। इंटरमीडिएट चेक करेंगे तो CS पर पॉजिटिव चार्ज, इसका इंटरमीडिएट चेक करेंगे तो pH पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कुछ इस टाइप से है, स्ट्रक्चर के रूप में हम देख सकते हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज, और इसमें कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब देखें ये जो कार्बोकैटायन जो बना है और ये जो कार्बोकैटायन बना है इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है इसके अंदर क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। जबकि यहां देखें, यहां ये पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के अंदर भाग नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, देखो आप, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं दिख रहा है हमें। पॉजिटिव चार्ज अगर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता तो क्या होता, यहाँ रेजोनेंस होता, रेजोनेंस होता तो ये स्ट्रक्चर भी क्या होती, स्टेबल होती। लेकिन इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। और मोर स्टेबल तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील, और ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील। इसका मतलब है ये जो बेंजील क्लोराइड लिया है वो ज्यादा रिएक्टिव है इधर वाले से, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से। तो कंडीशन कुछ इस टाइप से ध्यान रखनी है। केवल एक सिंपल बात ध्यान रखनी है, वहां भी आपको ये बताया था, एक सिंपल बात ध्यान रखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर आप इंटरमीडिएट बनाएंगे, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, इसका मतलब है वो उतना ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्टिविटी में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो sp2 वाला कार्बन होता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, वो sp2 वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखना है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, इसका मतलब उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी का मान उतना ही अधिक। यही बात हमने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर पढ़ी थी कि sp2 वाले कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति उतना ही ज्यादा क्या था, रिएक्टिव था। वही बात यहां ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH और एक एग्जांपल ये लिया हमने। इन दोनों एग्जांपल में कार्बोनिल कंपाउंडों में रिएक्टिविटी देख रहे हैं, किसकी रिएक्टिविटी का मान ज्यादा होगा और किसकी रिएक्टिविटी का मान कम होगा। देखें यहां इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट की बात करें तो रेजोनेंस तो है नहीं, केवल ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को आंशिक रूप से विस्थापित करेगा। कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आंशिक रूप से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इस CH3 का कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने का मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, लेकिन कंप्लीट रूप से क्या है, समाप्त नहीं कर पाएगा इसके नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कम करने में जरूर लगा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, कहने का मतलब इसके विद्युतीयता ज्यादा की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया, उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए एक मेथाइल ग्रुप जो प्लस आई प्रभाव वाला था। यहां बात करें तो यहां ये डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। रिंग के डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे। अब देखें इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ही शिफ्ट हुए, जबकि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में था। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते थे, ये इधर हो सकते थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की विद्युतीयता का मान कार्बन से क्या है, ज्यादा है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा विद्युतीय परमाणु की तरफ ही हमें क्या करना है, शिफ्ट करवाने हैं। इसलिए एक डायरेक्शन में ही रेजोनेंस चला। जब एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस चले तो उसी को हम मीजोमेरिक बोलते हैं। अगर दोनों डायरेक्शन में चलती हो कंडीशन, एग्जांपल देखें, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में
छोटा सा डिफरेंस क्या है, देखो ये एग्जांपल लिया हमने, रेजोनेंस में सबसे पहले एग्जांपल ये लिया था, इसकी अगर शिफ्टिंग करवाएं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इसकी वजह से इस पर नेगेटिव और इस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज। जबकि दोनों साइड में इन्वायरमेंट एक जैसा है, इन्वायरमेंट एक जैसा है तो ये डबल बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकते थे, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखें ये जो एग्जांपल लिया है उसमें दोनों साइड में रेजोनेंस चल सकता था, वो अपनी मर्जी थी कि हम किस साइड में चला रहे हैं। इसका मतलब बाई डायरेक्शनल है, जब बाई डायरेक्शनल हो इसका मतलब है रेजोनेंस, बाई डायरेक्शनल हो तो इसका मतलब प्योर रेजोनेंस चल रहा है एकदम। लेकिन यहां हमने बात की थी इस एग्जांपल में कि एक ही डायरेक्शन के अंदर चल सकता है केवल रेजोनेंस, जो कि बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों एक ही चीज है, लेकिन मीजोमेरिक को ही रेजोनेंस बोलते हैं या रेजोनेंस को ही मीजोमेरिक बोलते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि जब यूनिडायरेक्शनल हो तो उसको मीजोमेरिक और रेजोनेंस बोल सकते हैं, लेकिन जब बाई डायरेक्शनल हो तो उसमें केवल रेजोनेंस ही बोल सकते हैं, उसको मीजोमेरिक नहीं बोल सकते। इसका मतलब जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट है वो सारे रेजोनेंस इफेक्ट ही है, लेकिन सारे रेजोनेंस इफेक्ट है वो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इस एग्जांपल से ये चीज समझनी आपने। तो एक डायरेक्शनल एक दिशा के अंदर हो और दोनों दिशा में हो, उस एग्जांपल से आपको चीज क्लियर होगी। अब देखें इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर निकल रहे हैं, रिंग से बाहर निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर, तो इफेक्ट कौन सा प्लस एम इसलिए लिख रहा हूं कि ए यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखें प्लस एम और फेनिल ग्रुप का हमने पढ़ा है कौन सा प्रभाव लगता है माइनस आई, यानी यहां कार्बन यानी इस ग्रुप के साथ और ये फेनिल ग्रुप जोड़ रखा है, तो ये फेनिल भी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब है बाहर की साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो प्लस एम लग रहा है, और अंदर है वो बेंजीन रिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो आंशिक रूप से विस्थापित या खींचे जा रहे हैं, इसका मतलब उसका कौन सा माइनस आई इफेक्ट। अब देखें एम और आई इफेक्ट यानी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा डोमिनेट किसको माना जाता है, आर को या कह दो एम को। मैं ऐसे कह सकता हूं प्लस एम डोमिनेट है किसके ऊपर, माइनस आई के ऊपर, या प्लस आर डोमिनेट है किसके ऊपर, आई के ऊपर। ठीक है, अभी हमने एक ऑर्डर लिखा था, उस ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है, वो केवल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए ही हमने ऑर्डर बनाया था। जनरली आपको क्या ध्यान रखना है कि रेजोनेंस को सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानना है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही ज्यादा इफेक्टिव मानना है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्टिव। तो यहां तो दो काम कर रहे हैं, तो प्लस एम ज्यादा काम कर रहा है, प्लस एम ज्यादा काम करने का मतलब रेजोनेंस ज्यादा काम करेगा, रेजोनेंस ज्यादा काम करेगा तो इस कार्बन पर देखो नेगेटिव चार्ज सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग की वजह से, और बीच में इस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, इसका मतलब ये कंप्लीट रूप से पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक तरह से यहां कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब है यहां बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और इस एग्जांपल पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल जहां वहां ज्यादा अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा। देखिए पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है किस तुलना में, इस इधर वाले एग्जांपल की तुलना में। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ज्यादा रिएक्टिव है किस अभिक्रिया के प्रति, NAR अभिक्रिया के प्रति। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, क्योंकि यहां प्लस एम इफेक्ट है वो ज्यादा प्रभावी है किसके ऊपर, आई के ऊपर। पहला कारण ये दे सकते हैं। दूसरा कारण आप ये भी दे सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, मान लो कार्बन पर मान लो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए आ रहा है तो इस बेंजीन रिंग के साइज की वजह से, इसका साइज बड़ा होने की वजह से त्रिविम बाधा ज्यादा उत्पन्न हो रही है, या कह दो स्टेरिक इफेक्ट है वो ज्यादा लग रहा है, क्योंकि रिंग का साइज बड़ा है और बड़े साइज की वजह से न्यूक्लियोफाइल को आने में क्या है, थोड़ी सी समस्या है। तो स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा लगेगा, इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब है वो NAR अभिक्रिया के प्रति क्या होगा, उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो दूसरा रीजन हम ये भी दे सकते हैं कि साइज बढ़ गया उस ग्रुप का, तो ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब होना भी नहीं, एडिशन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आपको केवल sp2 वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उसके अंदर ऑर्डर डिसाइड है। एग्जांपल है इन पांचों के अंदर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर रिएक्टिविटी देख रहे हैं किसकी ज्यादा है। ठीक है,
वही सेम कंडीशन देखें, हमने दो इफेक्ट अभी बताए थे कि प्लस m है वो ज्यादा डोमिनेट होता है किसके ऊपर, माइनस i के ऊपर। और दूसरा कारण बताया था कि जो C00 ग्रुप है उस ग्रुप के साथ अगर कोई अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा इसका मतलब स्टेरिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही कम होगा। यहां से देखें, यहां हमने फेनिल ग्रुप जोड़ दिया, मान लो दो फेनिल ग्रुप जुड़े हैं, दो बड़े ग्रुप जुड़े हैं, यहां एक ग्रुप जोड़ा है, यहां एक मेथाइल ग्रुप और जोड़ रखा है, यहां एक फेनिल ग्रुप जोड़ रखा है, और यहां हमने मेथाइल ग्रुप नहीं केवल हाइड्रोजन जोड़ा है, छोटा और ग्रुप कर दिया, और यहां केवल मेथाइल ग्रुप और यहां हाइड्रोजन, यहां केवल हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। इसका मतलब है C00 ग्रुप के अंदर यहां जो हमने हाइड्रोजन जोड़े सबसे छोटे साइज के हैं। उसके बाद यहां एक मेथाइल ग्रुप थोड़ा सा बड़ा जोड़ा है, यहां एरोमेटिक जो ग्रुप है कोई फेनिल ग्रुप है वो और ज्यादा बड़ा जोड़ा है हमने, यहां एरोमेटिक ग्रुप भी जोड़ दिया और मेथाइल ग्रुप भी जोड़ दिया, यानी दो बड़े ग्रुप जोड़ दिए, और यहां दोनों एरोमेटिक। यानी जैसे जैसे अगर मैं इस सीरीज के अंदर बात करूं, इधर से इधर जा रहे हैं तो ग्रुप का साइज जो है, ग्रुप साइज है वो बढ़ रहा है। ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही कम होगा। इसका मतलब NAR अभिक्रिया के प्रति रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो केवल आपको ग्रुप के आधार पर भी हम क्या है रिएक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं अगर कुछ इस टाइप से एग्जांपल हो तो। नेक्स्ट देखें, चौथा जो एप्लीकेशन, नेक्स्ट चौथा एग्जांपल है एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड। इन दोनों के बीच एसिडिटी का ऑर्डर देख रहे हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, हमने 3 रिजल्ट निकाल लिए। नेक्स्ट चौथा रिजल्ट हमारा ये कि एसिडिक एसिड और बेंजोइक जो एसिड है उन दोनों के अंदर ज्यादा एसिडिक कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, वही सेम। इसमें से H+ निकालते हैं तो यहां नेगेटिव चार्ज कुछ इस टाइप से रेजोनेंस होगा, C ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये यहां सॉरी नेगेटिव चार्ज, और यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहां डबल बॉन्ड और यहां ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से है, ये डबल बॉन्ड और ये OH। अब देखिए ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है रिंग के डबल बॉन्ड के साथ, तो ये डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के अंदर अगर मैं कॉन्जुगेशन देखूं तो कॉन्जुगेशन देखें दोनों डायरेक्शन में नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कहा था कॉन्जुगेशन हमेशा जब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो ज्यादा विद्युतनीय परमाणु की तरफ आपको इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाना है, शिफ्ट करवाना है। तो ये यूनिडायरेक्शनल एक तरह से मैं कह सकता हूं यहां पर मीजोमेरिक प्रभाव लग रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो और ये बाहर हो जाए, तो आगे वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी कि ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज से, और ये OH वाला H को हटा भी सकते हैं। ठीक है, और यहां ये यहां स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। आगे वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सॉरी पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां शिफ्ट होंगे तो कुछ इस टाइप से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड है ही, और यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज और OH। ठीक है, इस टाइप से दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बन जाएगी हमारी। यानी यहां टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। यहां टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनी है, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखें मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की संख्या क्यों काउंट कर रहा हूं, तो देखें यहां और यहां ये दोनों स्ट्रक्चर जो बन रही है, बेंजोइक एसिड के अंदर भी अनुनादी जो संरचनाएं बन रही है और एसिडिक एसिड के अंदर जो अनुनादी संरचनाएं बन रही है, वो दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इक्विवेलेंट का मतलब आपको बता चुके हैं। अगर मैं इन पूरे दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर देखूं तो नेगेटिव चार्ज है वो परमानेंटली किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। यानी इस स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन के ऊपर है, इस स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, यानी समान एटम पर समान आवेश रहना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में देखें तो किसी भी स्ट्रक्चर में देखें नेगेटिव चार्ज है वो परमानेंट ऑक्सीजन के ऊपर है, और पॉजिटिव चार्ज है वो परमानेंट क्या है, कार्बन के ऊपर है। किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हम चेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ये नहीं है कि कार्बन के अलावा किसी ऑक्सीजन को भी मिला हो किसी स्ट्रक्चर में, ऐसा नहीं होगा इन 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। जबकि इसके अंदर था, हमने अभी फिनॉल में पढ़ा
कि नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन को भी मिला और कार्बन को भी मिला, इसका मतलब समान चार्ज समान एटम पर नहीं रहा, इसलिए वो अतुल्यकारी स्ट्रक्चर थी। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, तुल्यकारी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और तुल्यकारी स्ट्रक्चर जब कंडीशन आ जाए कि दोनों ही तुल्यकारी बनाए, तो उस समय ज्यादा स्टेबल कौन सा माना जाएगा, तो जिसकी जितनी ज्यादा तुल्यकारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, या कह दो जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है वो उतना ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो दोनों में स्टेबल कौन सा ज्यादा, ये बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, किससे, एसिडिक एसिड से। इसका मतलब चौथा रिजल्ट हमारा क्या आया, C6H5COOH ज्यादा एसिडिक है, किससे, CH3COOH। ठीक है, तो हमने 4 रिजल्ट निकाल लिए। चारों में देखें अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाया, हमने बार बार बता दिया कि इन दोनों के अंदर रेजोनेंस का है, इसके अंदर तुल्यकारी अतुल्यकारी का है। यहां दोनों में तुल्यकारी स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जिसके अंदर ज्यादा बनेगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। ठीक है, एक एग्जांपल हो देखिए लास्ट, फिर हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं COOH, फॉर्मिकमल। फॉर्मिकमल को मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, बेंजोइकमल के साथ। बेंजोइकमल है C6H5COOH, कुछ इस टाइप से है। अगर मैं यहां बात करूं तो H+ निकलने के बाद फॉर्मिकमल पर नेगेटिव चार्ज, यहां से H+ निकलने के बाद अब इन दोनों की स्टेबिलिटी को चेक करना है। इन दोनों की स्टेबिलिटी को अगर चेक करें तो यहां अगर बात करूं, अगर इस एग्जांपल में बात की जाए तो ये C6H5, या अभी हमने इसके अंदर जो रेजोनेंस पढ़ा था, तो रेजोनेंस में देखा इलेक्ट्रॉन है वो रिंग से बाहर जा रहे थे, और रिंग से बाहर जाने का मतलब है कि कौन सा इफेक्ट, +M इफेक्ट। इसका मतलब है कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +M इफेक्ट लग रहा है। और हमने आज की वीडियो में देखो आप पीछे पढ़ा था कि C6H5 जो होता है, फेनिल जो ग्रुप होता है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो वो -I लगता है, यानी इधर चलेंगे तो कौन सा प्रभाव लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है, यानी यहां +M लग रहा है और -M। और हम जानते हैं कि +M है वो ज्यादा डोमिनेट होता है किसके ऊपर, -I के ऊपर। यहां अगर बात करें तो रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस नहीं है, +M है वो क्या है, 0 है, यानी हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं लगता। हाइड्रोजन I की बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि ये और ये एनवायरमेंट तो दोनों में सेम है। C6H5 की वजह से ये सारे इफेक्ट लग रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन का न तो I लगता, चाहे वो -I हो चाहे वो +I हो, किसी भी प्रकार का इफेक्ट वो नहीं लगता। इसका मतलब यहां जो नेगेटिव चार्ज है, यहां जो हम स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं और यहां जो नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो कहां है। जहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपको शुरू की वीडियो में मैंने पहले बात बता दी कि जहां आवेश ज्यादा होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। और आवेश ज्यादा यानी नेगेटिव चार्ज की बात करें, इन दोनों में कंपेयर करें तो ये मोर नेगेटिव रख रहा है, मोर नेगेटिव, इसका मतलब लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। और यहां बात करें तो यहां है लेस नेगेटिव, तो ये कह सकता हूं मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों में ज्यादा एसिडिटी की बात करें तो ज्यादा कौन सा होगा, फॉर्मिकमल। अब देखें, इन सभी को मिलाकर एक ऑर्डर लिख रहा हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्डर रहेगा। इस ऑर्डर के अनुसार कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। देखिए मैं एग्जांपल में लिखा हूं, सबसे पहले HCOOH सबसे ज्यादा था, उसके बाद C6H5COOH हुआ, उसके बाद एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड के बाद अगर बात करूं तो फिनोल है C6H5OH, और सबसे लास्ट की बात करें तो एथाइल अल्कोहल है। ये जो सीरीज लिखी है हमने, इन सीरीज के अंदर प्रत्येक के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाया हमने एसिडिटी का। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर। यहां हमने बता दें लास्ट फाइनल कि इन दोनों के बीच हमने रेजोनेंस का लगाया। ठीक है, इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वाला लगाया, यानी अतुल्यकारी और तुल्यकारी संरचनाओं के वाला कॉन्सेप्ट लगाया। और इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट ही बन रही थी, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही थी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा मान रहे थे। और इन दोनों के बीच रेजोनेंस और I इफेक्ट में रेजोनेंस को डोमिनेट मान के नेगेटिव चार्ज पर जितना ज्यादा वो उतना ही लेस स्टेबल था, और नेगेटिव चार्ज जिस पे कम वो उतना ज्यादा मोर स्टेबल था। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर हमें ये चीज ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में देखें ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, उसके लिए आपको पीछे भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप से बताया था आपको कि कोई भी ग्रुप या आइटम जितना आसानी से लोन पे डोनेट करेगा, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या है, बेसिक है। यहां दो एग्जांपल लिखे हैं, एक लिखा है एलिफेटिक एमीन और एक लिखा है एनिलीन। इन दोनों में चेक कर रहे हैं कि ज्यादा बेसिक कौन सा है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहां लोन पेयर जो है वो किसी प्रकार के रेजोनेंस में या अनुनाद में भाग नहीं ले रहे, जबकि यहां अगर स्ट्रक्चर में देखें लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर यहां शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, यानी पूरी रिंग के अंदर लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं यहां जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग नहीं ले रहे, यानी लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेते। और यहां कह सकते हैं कि लोन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं। जब लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लोन पेयर है वो विस्थानीकृत हो रहे हैं या डीलोकलाइज हो रहे हैं, जबकि यहां लोन पेयर है वो स्थानीकृत है, एक ही स्थान पर है, जबकि यहां डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं। अब देखें जब ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं तो इसका मतलब किसी दूसरे एटम को या किसी भी ग्रुप को देने के लिए उपलब्ध आसानी से नहीं हो रहे, जबकि यहां अगर बात करें तो यहां है वो स्थानीकृत है। ठीक है, लोन पेयर है वो देने के लिए आसानी से उपलब्ध है इसकी तुलना में। तो अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो मैं कह सकता हूं ये मोर डोनेट करेगा और ये लेस डोनेट करेगा। जो जितना ज्यादा डोनेट करेगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा बेसिक है, तो मैं कह सकता हूं ये मोर बेसिक और ये हो जाएगा लेस बेसिक। इसका मतलब है एलिफेटिक एमीन जो होती है वो मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें, कंपेयर करें हम। अब की बार पहली कंडीशन में तो हमने ये चेक कर लिया कि एलिफेटिक जो एमीन होती है वो ज्यादा बेसिक होती है एलिनीन से, एनिलीन से ज्यादा बेसिक। ठीक है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगा के देखा है। नेक्स्ट देखें कुछ इस टाइप से हो, बेंजिलएमीन हो, और ये ले लें एक एग्जांपल में NH2, वही सेम कंडीशन है। देखो यहां एनिलीन है, एनिलीन के अंदर हम जानते हैं कि रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने की वजह से लोन पेयर है वो क्या होंगे, रेजोनेंस के अंदर भाग लेंगे। जबकि यहां देखें ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन आपको क्या बताई थी कि A डबल बॉन्ड B और इस C एटम के ऊपर लोन पेयर होने चाहिए, जबकि यहां A मान ले इसको B मान ले, तो C एटम तो हमारा ये है, जबकि आगे वाला एक एटम आगे कहने का मतलब जस्ट उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर या किसी एटम के ऊपर लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन की कंडीशन ये बताई थी आपको कि A डबल बॉन्ड B और फिर जस्ट आगे वाला जो C एटम है उस C एटम के ऊपर लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, तो रेजोनेंस होगा। जो कि हमने 6 कंडीशनें जो पढ़ी थी उस कंडीशनों के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो बेंजिल एमीन जो होती है वो एनिलीन से क्या होती है, ज्यादा बेसिक होती है, क्योंकि यहां है वो ज्यादा उपलब्ध है, तो ये मोर बेसिक है। यही कॉन्सेप्ट लगाया हमने जो इन दोनों के बीच लगाया, और ये लेस बेसिक है। अगर यहां बात करें इन दोनों का ऑर्डर लिखें तो कुछ इस टाइप से होगा। मैं कह सकता हूं इन दोनों में कंपैरिजन किया हमने तो बेंजिल एमीन है वो ज्यादा बेसिक निकला, किससे, एनिलीन से। दोनों में कॉन्सेप्ट लगाया हमने लोन पेयर देने का, जबकि एलिनीन के अंदर हमने देखा कि लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहे थे, इसलिए देने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर एलिफेटिक एमीन और एमाइड के साथ, कि एमाइड और एलिफेटिक एमीन में ज्यादा बेसिक कौन सा होता है। वही सेम कंडीशन, आप वही रेजोनेंस करवाएं। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो रहे हैं इसका मतलब आसानी से उपलब्ध नहीं है, और अगर लोन पेयर डीलोकलाइजेशन के अंदर भाग नहीं ले रहे हैं या कह दूं मैं स्थानीकृत है, तो इसका मतलब वो लेने के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे। यहां अगर बात करें तो ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये इधर होंगे।
जबकि यहां किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब कह सकता हूं लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहे, भाग नहीं ले रहे, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, भाग नहीं लेते। इसका मतलब है आसानी से देने के लिए उपलब्ध है, तो मैं कह सकता हूं मोर बेसिक। और यहां है लोन पेयर है वो विस्थानीकृत है, एक स्थान पर फिक्स नहीं है, कहने का मतलब आगे डीलोकलाइजेशन में भाग लेने विस्थानीकृत है, तो कह सकते हैं ये लेस बेसिक होगा। इसका मतलब है कि एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एमाइड, एमाइड से ज्यादा बेसिक होती है एलिफेटिक एमीन। तो इन दोनों में तीसरा रिजल्ट आया हमारा कुछ इस टाइप से आया कि ये ज्यादा बेसिक है किससे, एमाइड से। ठीक है, लेस बेसिक का मतलब लोन पेयर है वो बहुत कम उपलब्ध हो रहे हैं देने के लिए, देने को डोनेट कर सकता है किसी को, अगर देने को डोनेट करेगा तो इसका मतलब है डोनेट कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं बेस तो है ही, यानी बेसिक कैरेक्टर तो इसके अंदर है ही, लेकिन इसकी कंपैरिजन में बात कर रहा हूं कि इसके कंपैरिजन में देने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी इसकी। अब देखें अगर रेजोनेंस के बाद की बात करें, यानी रेजोनेंस हो जाए उसके बाद देखें स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखें कुछ इस टाइप की कंडीशन बन गई, और इस कंडीशन में क्या है, ये हाइड्रोजन भी आसानी से डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है, और हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये एसिड का भी काम कर सकता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि एमाइड जो होते हैं वो एक उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी इस कंडीशन में देख रहा हूं तो ये बेस का काम कर रहा है, ये बेसिक कैरेक्टर दिखा रहा है, और इस कंडीशन में काम अगर देख रहा हूं तो H+ है वो आसानी से दे सकता है, और किसका काम कर रहा है, एसिड। इसलिए एमाइड की जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी टाइप की होती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखें बेसिक कैरेक्टर के अंदर, अगर बात करें पीरिडीन की, और पीरिडीन को कंपेयर कर रहा हूं मैं एनिलीन के साथ, कि एनिलीन और पीरिडीन के अंदर दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा है। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां भी हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखें हम रेजोनेंस के जो की पॉइंट पढ़ते हैं उसके अंदर ये चीज आती है कि अगर कोई भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कोई भी एटम अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है और उसके ऊपर अगर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेते, अनुनाद में भाग नहीं लेते। कंडीशन सुनिए अपने की पॉइंट की, देखें ढंग से, कि अगर कोई भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये नाइट्रोजन देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेते। तो ये लोन पेयर भाग किस में लेते हैं, ये भाग लेते हैं संकरण के अंदर, यानी जो लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेते वो किसके अंदर भाग लेते हैं, हमेशा संकरण। एक बात ये भी आती है, जैसे कुछ इस टाइप से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नाइट ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर दिखाए हैं और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, देखो लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में। अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब किसी एटम के ऊपर लोन पेयर हो तो दोनों लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर एक समय में रेजोनेंस के अंदर भाग लेगा। अगर हमने ये मान लिया कि ये रेजोनेंस के अंदर भाग ले रहा है, तो कहने का मतलब ये रेजोनेंस में, या कह दो ये जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग नहीं लेंगे। यानी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो तो केवल एक ही जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग लेगा, दूसरा जो लोन पेयर बचेगा वो किसके अंदर भाग लेगा, वो संकरण के अंदर ही भाग लेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आ जाए उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहां हम बात कर रहे थे पिरिडीन और एनिलीन के अंदर, तो हमने कहा कि ये जो नाइट्रोजन वाले लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग नहीं लेते, और यहां जो लोन पेयर है वो आसानी से क्या आ रहे हैं, रेजोनेंस के अंदर भाग ले रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं लोन पेयर रेजोनेंस में या अनुनाद में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब है लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, और लोन पेयर अगर डीलोकलाइज हो रहे हैं इसका मतलब आसानी से देने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि यहां जो लोन पेयर है वो
अनुनाद में भाग नहीं ले रहे हैं, और भाग नहीं ले रहे इसका मतलब आसानी से क्या है देने के लिए उपलब्ध होंगे। तो आप कह सकते हैं कि pyridine है वो मोर बेसिक होता है देन एनिलीन से, और ये होता है लेस बेसिक। ये कंडीशन होगी। इसका मतलब रिजल्ट एक हमारा ये भी निकल गया कि pyridine मोर बेसिक किससे, एनिलीन से। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे निकल गए हैं सारे के सारे लोन पेयर से, कि कौन आसानी से लोन पेयर दे रहा है, उसके आधार पर हमने बेसिक कैरेक्टर देखा है। आपस में कंपैरिजन और भी पढ़ सकते हैं, जैसे इन दोनों में आप तुलना कर सकते हैं कि इन दोनों के अंदर ही रेजोनेंस नहीं है, फिर भी कौन आसानी से देगा। आसानी से देने की बात करूं, देखो आर का कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो है वो नाइट्रोजन पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जबकि यहां हमने जो फेनिल ग्रुप तोड़ रखा है, तो फेनिल ग्रुप का हमने आज की वीडियो में पढ़ा है कि माइनस आई प्रभाव होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर रखता है, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इसका मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसका मतलब उतने ज्यादा उपलब्ध होंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे इसका मतलब देने के लिए उतने ही कम उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो आपस में ऐसे भी आप कंपैरिजन करके इनका एक ऑर्डर है वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें चौथे पॉइंट की, कंपाउंडों की रिएक्टिविटी। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंडों की रिएक्टिविटी से पहले अगर बात करूं, तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी अभिलाक्षणिक जो अभिक्रिया होती है वो होती है ESR। ESR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ये कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल लेंगे और उनकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि ESR अभिक्रिया के प्रति कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल ले रहे हैं। देखें, सबसे पहले हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं एनिलीन का। एक बार कुछ मैं इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, बाद में इनके अनुनादी संकर हम शो करेंगे। ये ठीक है, हमने तीनों टाइप की वैरायटी ली है। इन तीनों टाइप की वैरायटी के अंदर हम देख रहे हैं ESR अभिक्रिया के प्रति ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अनुनादी जो संकर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनाया था हमने, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कुछ इस टाइप से, 6 इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हैं वो कुछ इस टाइप से। इसका जो अनुनादी संकर बनाया था वो कुछ इस टाइप से बनाया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरी रिंग में इस टाइप से थी। यहां देखें थोड़ा सा, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये यहां शिफ्ट होगा और ये यहां, जब ये यहां शिफ्ट होगा तो यहां भी डबल बॉन्ड के करैक्टर आएंगे थोड़े से आंशिक, तो यहां NH2 कार्बन, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए दोनों। अब इस पर कौन सा चार्ज, यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव। कहने का मतलब यहां भी नेगेटिव आया, यहां भी नेगेटिव आया, यहां भी नेगेटिव आया, नेगेटिव 3 जगह आया। और हमने जब अनुनादी संकर बताया था कि नेगेटिव चार्ज है वो कितनी जगह विस्थापित हुआ, कहने का मतलब डिलोकलाइज हुआ, तो वहां 3 जगह विस्थापित हुआ, हमने इसमें 3 का भाग दिया, तो ये आंशिक नेगेटिव डिवाइड बाई 3 कर दिया हमने, और ये डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ये अनुनादी संकर था इसका, एनिलीन का। इसका जब अनुनादी संकर बनाएंगे कुछ इस टाइप से बनेगा, यहां भी आंशिक करैक्टर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु की रफ, तो ये यहां शिफ्ट, ये यहां शिफ्ट, यहां कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, यहां भी कौन सा पॉजिटिव, यहां भी कौन सा पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं डेल पॉजिटिव बाई 3, डेल पॉजिटिव बाई 3 और डेल पॉजिटिव बाई 3। ये डेल नेगेटिव वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये 3 कंडीशन बनी है, इन तीनों के हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। इस पर भी इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट स्ट्रक्चर पे, ये पहली संरचना, ये सेकंड और ये थर्ड, इस पर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, और इस पर भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। अब देखें इस बेंजीन रिंग के अंदर मैं बात करूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो कह सकते हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है,
तो यहाँ जो प्रत्येक कार्बन के पास जो हाइड्रोजन जुड़ा है उस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट आया है उसको जोड़ देंगे। तो आगे की स्ट्रक्चर में मैं कह सकता हूँ कुछ इस टाइप से होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन स्नेही ने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया, तो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखें बेंजीन रिंग के बाद अगर बात करें, यहाँ ये पॉजिटिव वाला है और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो हमेशा रिंग के ऊपर जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां अटैक करते हैं। यानी मैं सिंपल बात करूं तो प्लस वाला वहां अटैक करेगा जहां नेगेटिव चार्ज हो, तो ये यहां अटैक कर सकता है, ये यहां अटैक कर सकता है और ये यहां अटैक कर सकता है। तो ये दोनों पोजीशन तो ऑर्थो ही है और ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन है। इसका मतलब यहां से आगे की बात करूं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बनेंगे, यानी दो कंपाउंड उत्पाद बनेंगे हमारे, एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ के और एक कौन सा, पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ के। यहां अगर बात करें तो यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। हम जानते हैं पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वाले का ये अटैक करवा रहे हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अब देखें पॉसिबिलिटी कहाँ बची, अगर ये अटैक भी करें तो केवल दो जगह बची है, एक यहाँ और एक यहाँ, जो कि मेटा पोजीशन है। तो ये अटैक कहाँ करेगा, ये यहाँ कर सकता है और दूसरी कंडीशन में यहाँ कर सकता है, जो कि दोनों इक्वली है। तो यहाँ मेटा पोजीशन के ऊपर करेगा तो ये कौन सा, मेटा डायरेक्टिव होगा, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अगर मैं ज्यादा रिएक्टिव की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक वो आसानी से हो रहा था क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज है वो उपलब्ध हो रहा था। तो उपलब्ध हो रहा था, मैं ये कह सकता हूं 2 नंबर स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी ज्यादा है ESR अभिक्रिया के प्रति। अब यहां देखें पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन की वजह से अटैक हो नहीं पा रहा है, जबकि यहां किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये जो 1 नंबर है वो 3 नंबर वाले से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा ESR अभिक्रिया के प्रति। तो ये थे हमारे रेजोनेंस के एप्लीकेशन, कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जो परमानेंट इफेक्ट के अंदर हमारा तीसरा लास्ट टाइप बचा है। और आज के लिए धन्यवाद, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।